Assalamualaikum and welcome. This is Imtiaz Malik. I'm here to discuss with you mock test second on science. This test is specially made for finance account assistant, but it is gonna be helpful for those who are preparing for Jammu and Kashmir Police Sub Inspector as well. In this test, we will discuss 10 questions, and these questions will cover the whole syllabus of science for FAA. Before I start to discuss this test, I would like to tell you that I have uploaded few tests on other components as well, which includes economics and statistics. If you are interested, you may watch them as well. So शुरू करते हैं हम इस टेस्ट को. Question number 1. If the potential difference and the current flowing through the wire is increased twice each, then what will be its effect on the electric power? क्वेश्चन को समझ लेना. बोल रहा है अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और करंट मींस जिसको हम I से डिनोट करते हैं, इन दोनों को इंक्रीज करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, है ना, इनको डबल कर देंगे. फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पावर P में क्या इफेक्ट पड़ेगा. समझ आ रही बात. करंट और वोल्टेज को इंक्रीज करने से पावर में क्या इफेक्ट पड़ेगा. विल पावर रिमेन अनअफेक्टेड, विल पावर इंक्रीज 4 टाइम्स, विल पावर इंक्रीज 2 टाइम्स, या फिर ये डिक्रीज होगा या हाफ हो जाएगा. अब इसको कैसे करें, इसको ऐसे करेंगे. हम जानते हैं पावर किसके बराबर होता है, पावर बराबर होता है V इंटू आई. ठीक है ना, ये इसकी इक्वेशन है पावर की. अब हमें क्या करना है, वोल्टेज को इस V को भी डबल करना है, इस करंट को भी डबल करना है. तो V कितना बनेगा, 2V बनेगा. I कितना बनेगा, 2I बनेगा, है ना, इनटू में है ये. अब ये ओवरऑल किसके बराबर हो गया, अब पावर किसके बराबर हुआ, नेक्स्ट वाली पावर जो भाई 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4V इंटू आई. मीन्स हमारी पावर कितनी आई, हमारी पावर आई 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. या इसका सही आंसर ये होगा, विल इंक्रीज 4 टाइम्स. बी ऑप्शन सही होगा. पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वाट. ठीक है ना. इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं हम, वोल्ट मीटर से. करंट को किससे मेजर करते हैं, एमीटर से. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. को क्वेश्चन समझ लेना आप. फिर ऑप्शन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स. बहुत सिंपल है बट समझने की बात है. रेशियो बता रहा है कि किसका, मोमेंटम और वेलोसिटी का. मींस ये आपके पास मोमेंटम और नीचे क्या रहे आपका, वेलोसिटी. मोमेंटम और वेलोसिटी किसके बराबर होता है, क्या वो वेलोसिटी के बराबर होता है, एक्सेलरेशन, मास या फोर्स. डिफिकल्ट लग रहा है ना, बट ये बहुत इजी है. देखना कैसे. मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और नीचे क्या है, वेलोसिटी. इस वेलोसिटी ने इस वेलोसिटी को कैंसिल कर दिया, आपके क्या पास बच गया, मास बच गया. तो इसका सही आंसर ही आएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया. इनर्शिया इनमें से किसका है सबसे ज्यादा. क्या एटम का है, मॉलिक्यूल का है, 1 रुपी कॉइन, या एक क्रिकेट बॉल. अच्छा, इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया होती है बॉडी की कैपेसिटी. कौन सी कैपेसिटी, कि ये अपोज करे, किसको अपोज करे, चेंज को. ये ना चाहे कि मैं चेंज हो जाऊं. मतलब अगर ये रुका हुआ है तो बॉडी का इनर्शिया होता है कि वो चाहे मैं रुका हुआ ही रहूं, मैं ना चलूं, और जो चल रहा है वो चलता रहे, वो रुके ना. ये है इनर्शिया. इनर्शिया सपोज मैं आई से डिनोट करूंगा इसको. इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के. जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना इनर्शिया भी ज्यादा होगा. समझ आ रही मेरी बात. जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया, जिसका कम मास उसका कम इनर्शिया. अब यहां पर देखो, एटम, मॉलिक्यूल, देखो एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, इसका मतलब एटम से ज्यादा इनर्शिया होगा मॉलिक्यूल का. लेकिन 1 रुपी कॉइन, एक कॉइन तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर बनेगा, इसका मतलब कॉइन का उससे ज्यादा इनर्शिया होगा. फिर क्रिकेट बॉल का तो मास और ज्यादा होता है, वो तो काफी हैवी होता है. तो इसका मतलब इनमें से सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका होगा, क्रिकेट बॉल का होगा. समझ आ रही मेरी बात. और सबसे कम किसका होगा,
एटम का होगा। एटम का कम क्यों होगा? क्योंकि एटम का मास कम है। क्रिकेट बॉल का इनर्शिया सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि क्रिकेट का बॉल का सबसे ज्यादा मास है इन ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कौन सी है? देखो, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की एक सिंपल इक्वेशन होती है, मतलब जर्नल फॉर्म उसकी वो ऐसी है। अगर ए बी प्लस सी, देखो ए बी एक मॉलिक्यूल मानेंगे, सी एक एलिमेंट मानेंगे। इसमें अगर सपोज सी ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर्ड टू ए से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सी। तो फिर क्या करेगा? ये सी इस ए को इसमें से हटा देगा और ए की जगह सी लेगा, मतलब ए की जगह आया सी और बी तो वही रहा, और फिर अलग कौन हो गया? ए। हाँ देखो, ये मोर एक्टिव एलिमेंट था, इसने लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। अब जो रिएक्शन बनी ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऐसी इक्वेशन देखो यहाँ पे फॉल करेगी। देखो यहाँ पर तो ये रेक्टेंट में एक ही कंपोनेंट है, प्रोडक्ट में 2 कंपोनेंट है। इस इक्वेशन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को। अब देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन सेकंड में देखोगे आप, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, और आगे क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ नहीं दिख रहा है कि ये देखो, ये कॉपर आगे सेपरेट हो गया और ये जिंक इसके साथ जुड़ गया है ना? इसका मतलब यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से, इसलिए जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया और खुद जगह बना दी। ये आई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, among the following metal, the metal that can displace the zinc from zinc sulfate solution is। सेम वही केस है, बोलता है कौन सा मेटल जिंक सल्फेट, मतलब ZnSO4। ZnSO4 में ये जो जिंक सल्फेट है, इसमें से कौन सा इनमें से ऐसा एलिमेंट है जो इस जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? कंसेप्ट अभी पढ़ा हमने। वो एलिमेंट इस जिंक को डिस्प्लेस करेगा जो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। किससे ज्यादा रिएक्टिव होगा? जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमें क्या पता चलेगा कौन इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमें याद करना है, क्या याद करना है? रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? देखो याद रख लेना, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, वो होता है पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद अल्युमिनियम, फिर कार्बन, देन जिंक, देन आयरन, लेड, आयरन के बाद टिन, देन लेड, और उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, और उसके बाद गोल्ड एंड प्लेटिनम। यहां पर जिंक है, ये है जिंक। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये पोटाशियम है, और एक्टिविटी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है जैसे आप नीचे जाओगे। अब इन यहाँ जिंक से ऊपर, इससे ऊपर जो वाले एलिमेंट है वो इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं इसमें, इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और जो यहाँ से नीचे होंगे वो नहीं कर सकते। देखो यहाँ मैग्नीशियम देखेंगे, मैग्नीशियम यहाँ से ऊपर है, इसका मतलब मैग्नीशियम तो डिस्प्लेस कर सकता है, ये कर सकता है। और कॉपर, देखो कॉपर नीचे है, ये देखो जिंक से नीचे है, इसलिए कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब लेड देखो, लेड ये है, ये भी जिंक से क्या है? नीचे है, ये लीस्ट इससे कम रिएक्टिव है, ये भी इससे डिस्प्लेस नहीं करेगा। सिल्वर भी ये देखो यहाँ पर है, ये भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो इससे ज्यादा रिएक्टिव इसमें से क्या है? मैग्नीशियम है, ये वाला। इसलिए इस इक्वेशन का सही आंसर कौन सा आएगा? ये आएगा। मैग्नीशियम रिप्लेस कर सकता है जिंक सल्फेट को, ठीक है ना, और वो क्या बनाएगा? फिर मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। इसकी अगर रिएक्शन बताऊंगा मैं कुछ ऐसे, देखो जिंक सल्फेट और प्लस मैग्नीशियम होगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज विंड एनर्जी कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शन सामने है, एज
it can rotate a windmill, as it helps in lifting water, as it is readily available and used for long time, as it is produced due to uneven heating of earth। अब सबसे पहले हमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए किसकी, कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। सिंपल होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होते हैं जिनको हम लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं, सदियों से सब उनके बारे में जानते हैं और उनको हम सदियों से यूज कर रहे हो, वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो सोचते हैं जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये नॉन रिन्यूएबल होता है। ये जरूरी नहीं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी रिन्यूएबल, इट कैन बी नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल कब कहेंगे हम, जब हम बहुत पहले से यूज कर रहे होंगे किसी चीज को, किसी एनर्जी को। अगर हम रिसेंटली किसी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, अभी अभी यूज में आया, तो वो नॉन कन्वेंशनल आएगा। तो यहाँ ऑप्शन एक सी है। सी ऑप्शन क्या है, as it is readily available and used for long time। तो इसीलिए इसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। यही इसका सही आंसर है। पोलियो इज काज्ड बाय, देखो पोलियो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल है, इंसेक्ट्स और फाइल्स या फंजी। तो सिंपल है, पोलियो एक वायरल डिजीज है। पोलियो क्या करता है, ये अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है पोलियो। और किसको अफेक्ट करता है, वो चिल्ड्रन जो 5 साल से छोटे होते हैं उनको ज्यादा ये अफेक्ट करता है। क्या इंडिया में एग्जिस्ट करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में डिक्लेयर किया इंडिया को किससे, पोलियो फ्री कंट्री। ठीक है ना, मार्च 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेरेशन दी थी, पोलियो फ्री कंट्री कहा था इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 8, एसिड रेन इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, हेक्सेन एंड मीथेन, एसिटिक एसिड एंड ब्रोमाइन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन मीन्स जो रेन होता है उसमें एसिडिटी की बढ़ जाती है, एसिडिटी का इंक्रीज हो जाना, उसको एसिड रेन कहेंगे। एसिड रेन कैसे बनता है? एसिड रेन जब वोल्केनिक eruption या फिर जो हम सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह इनको यूज करते हैं, तो वहां पे क्या सल्फ्रिक ऑक्साइड्स और नाइट्रिक ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। वही फिर रेन के साथ मिलकर क्या करवाते हैं, एसिडिक रेन कहलाते हैं, क्योंकि सल्फ्रिक ऑक्साइड्स और नाइट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। एसिड रेन क्या कंटेन करता है, सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। यस, ये सही है। ठीक है ना, प्लांट तो यही काम करता है कि लाइट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी मीन सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है वहां पर केमिकल एनर्जी में। दूसरा ऑप्शन, प्लांट हैव क्लोरोफिल। क्या प्लांट के पास क्लोरोफिल है? बिल्कुल है। अगर क्लोरोफिल ना होता तो ये जो सोलर एनर्जी है ना, इसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। ये क्लोरोफिल की वजह से ही सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, प्लांट डू नॉट हैव सेल वॉल्स। नहीं, प्लांट के पास सेल वॉल होता है। प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होता है, वो एनिमल सेल्स होते हैं जहां पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। इस ऑप्शन में हमें पहला और सेकंड सही लग रहा है और तीसरा गलत लग रहा है। तो इसमें से कौन सा आएगा, ये पहला एंड सेकंड, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली सैलाइन कंडीशन। ठीक है ना, सैलाइन कंडीशन मतलब क्या होता है, मतलब कुछ ऐसी सॉइल जहां पे साल्ट कंटेंट ज्यादा हो। तो ऐसी प्लेस पे कौन से वाले प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं? ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, एपिफाइट्स और एलोफाइट्स। देखो हाइड्रोफाइट्स किसको बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि लोटस होता है।
ठीक है ना। जीरोफाइट्स कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो डेजर्ट टाइप, जहां पर वाटर की डेफिशिएंसी हो, वहां पे जो सरवाइव करते हैं उनको बोलते हैं जीरोफाइट। एपिफाइट्स कौन से होते हैं? जो ग्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट्स, किसी दूसरे प्लांट की सरफेस पे ग्रो करने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हम एपिफाइट्स बोलते हैं। और हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सैलिनिटी में भी, एक्सट्रीम सैलिनिटी में भी ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा था कि जो एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में ग्रो करेंगे वो कौन से प्लांट्स कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है ना, इसका ये सही आंसर है। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चंस।